का डिफिकल्ट पेपर आया था इस बार या फिर पिछली बार। वैसे मैंने जो 2020 से लेकर 2023 तक का जो पेपर एनालाइज किए, उसमें मुझे यही पता लगा कि जो पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लगभग आज की क्लास में जो है उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं, और अगर यही 8-10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर हो सकता है, और मोर देन 60-70% पेपर आपको अटेम्प्ट हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस में से। जो पहला क्वेश्चन है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है आपका इंजेक्शन। देखो, इंजेक्शन का क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स या 20 मार्क्स दोनों में पूछ सकता है। ज़्यादातर ये अभी 10 मार्क्स में पूछा जा रहा है, शायद पिछली बार भी 10 मार्क्स में ही था 2023 में, और 2022 में भी 10 मार्क्स में था, उससे पहले ये 20 मार्क्स में था। जो ये इंजेक्शन होता है इसका पहले मीनिंग क्या होता है आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन की डेफिनेशन मीनिंग, उसके बाद ये इंजेक्शन कितने काइंड्स का होता है या टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस क्या क्या है, या कितने तरह का जो इंजेक्शन है वो अलाउड है, कब जो है इंजेक्शन नॉट अलाउड होता है, और किस लिए इंजेक्शन का रिलीफ दिया जाता है, ये आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो पहले इंजेक्शन में आपको बता देता हूँ। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग या सिविल लॉसूट जब चलता है कोर्ट के अंदर, तो ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, दो लोगों का डिस्प्यूट है, ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब दोनों उस पर जब डिस्प्यूट करते हैं तो दोनों सिविल लॉसूट फाइल कर देते हैं। अब एक व्यक्ति जिसके पास टाइटल है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास पोजीशन है यानी कि कब्जा है, तो डिस्प्यूट क्या है कि प्रॉपर्टी किसकी है। अब अगर जिसके पास टाइटल है या जिसके पास पोजीशन है वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जैसे आपको पता है कि जितने भी हमारे ये लॉ सूट्स होते हैं ये जल्दी से, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 1 साल में इनका फैसला हो जाता है, ये लंबे चलते हैं, ये लंबे होते हैं सिविल डिस्प्यूट। तो कई कई साल इस सिविल डिस्प्यूट में लग जाते हैं, और उतने साल तक उस सिविल डिस्प्यूट में उस प्रॉपर्टी को भी एज इट इज ओरिजिनल कंडीशन में मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज केस डालने वाले का कोई फायदा नहीं। मान लो बी के कब्जे में जो है प्रॉपर्टी है और ए उसका टाइटल ऑनर है, यानी कि ए के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों कोर्ट पहुंच गए। अब जिसके पास पोजीशन है उसको ये पता है कि उसने, मतलब अनऑथराइज तरीके से या गलत तरीके से या इलीगल ऑक्यूपेंट है, वो प्रॉपर्टी के अंदर इलीगली उसने कब्जा कर रखा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को आधे पौने दाम में सेल कर देगा कि इससे पहले, अगर कोर्ट इसका डिसीजन दे उससे पहले वो कुछ पैसा उसमें से कमा ले और भाग जाए, या लॉ सूट चलता भी रहे तो और डिसीजन आएगा तो ये कह देगा कि मैंने ऑलरेडी इसको आगे बेच दिया है, और फिर अगेन दोबारा से उस टाइटल ओनर को उस नए जो इलीगल ऑक्यूपेंट है उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए, उस सूट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जो है वो इंजेक्शन प्रोवाइड करती है। इंजेक्शन जिसको आप टेम्पररी रिलीफ भी कह सकते हैं, ठीक है। दो काइंड के यहाँ पर हैं, जो तीन तरह के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे टेम्पररी, परमानेंट और मैंडेटरी, ये इंजेक्शंस होते हैं। अब पहले इंजेक्शन के डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंजेक्शन जो है is granted forbid the wrongful act or to restrain the constitution of a wrong already begin। जो गलत पहले हो गया है वो एज इट इज बना रहे, उसके अंदर जो कोर्ट डिसीजन दे उसके हिसाब से उसको करेक्ट किया जाए, इसके लिए इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो इंजेक्शन इज अ इंटरिम रिलीफ, इंजेक्शन एक इंटरिम रिलीफ है। कंपेल द पार्टी टू डू और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग सो, या तो पार्टी को कुछ करने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, या कुछ करने से रोका जाता है पार्टी को। अब अगर हम काइंड्स ऑफ इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में टेम्पररी इंजेक्शन होता है, परमानेंट इंजेक्शन होता है और मैंडेटरी इंजेक्शन होता है, यानी कि तीन काइंड है इंजेक्शन के। सबसे पहले परमानेंट। जनरली ये जो परमानेंट इंजेक्शन होता है इसको परपेचुअल इंजेक्शन भी कहते हैं। ये दिया जाता है एक डिक्री के टाइम पे, जब कोर्ट इस लीगल सूट का जब फैसला करती है तो उस टाइम पे इस तरह के इंजेक्शन के ऑर्डर कोर्ट दे सकती है, जो परमानेंट इंजेक्शन होते हैं। व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेट द थ्रेटन टू इनवाइट योर प्रॉपर्टी और द राइट, जहाँ पर क्लियर पता चल रहा हो कि जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी का जो क्लियर या प्रॉपर्टी या जो डिस्प्यूटेड चीज़ है, जो भी सिविल सूट में सूट प्रॉपर्टी जो है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो किसकी है और ये क्लियर पता लग रहा हो, तो कोर्ट क्या करती है, परमानेंट इंजेक्शन अलाउ कर देती है। यानी कि हर फैक्ट और हर एविडेंस से ये पता लग रहा हो कि ये जो सूट प्रॉपर्टी है ये उसकी बिलोंग है, किसकी बिलोंगिंग है, उसको परमानेंट इंजेक्शन कोर्ट दे सकती है, डिक्री से पहले भी और डिक्री के बाद तो मैंडेटरी हो जाती है। तो ग्रांटेड फाइनली डिसाइड द मैटर एंड प्रोवाइडिंग द रेमेडी, इसमें फाइनल सेटलमेंट भी हो सकता है
जिसमें फाइनल सेटलमेंट कह सकते हैं। तो ये जो परमानेंट इंजेक्शन होता है ये परमानेंट नेचर में होता है, ये डिक्री के टाइम पे दिया जाता है, ये ग्रांट करता है हेयरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द केस, ये जनरली केस के मेरिट पे दिया जाता है ये इंजेक्शन। ठीक है, जो ये इंजेक्शन है वो मैंडेटरी या परमानेंट कहा जा सकता है। अब है टेम्पररी इंजेक्शन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है जो थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी को एज इट इज़ उसकी पोजीशन बना के रखी जाए जब तक इस सिविल डिस्प्यूट का फैसला ना हो जाए, तो इसको हम टेम्पररी इंजेक्शन में कवर कर सकते हैं। कोर्ट टेम्पररी इंजेक्शन से ऐसा कर सकते हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल सेल को रोकना, किसी प्रॉपर्टी के या किसी आइटम के अस्तित्व को बदलने से रोक देना, यानी कि जहाँ पर उसकी, जैसे कोई रॉ मटेरियल है उससे फिनिश प्रोडक्ट बन सकता है, तो रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल की कंडीशन में रोकने के लिए टेम्पररी इंजेक्शन कोर्ट दे सकती है। तो डिस्पोज ऑफ सेल से प्रोटेक्ट करना, इस तरह के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं जहाँ पर डिफेंडेंट को ये लगता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट और पैटिशनर दो लोग हैं इसमें, जहाँ पर डिफेंडेंट को ये लगता है कि जो उसकी डिस्प्यूटेड सूट प्रॉपर्टी है वो समय के साथ जो है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग दी जाती है और ये जब तक फाइनल डिग्री ना आ जाए तब तक एप्लीकेबल रहती है। इसके अलावा इसको एक ऑर्डर के रूप में भी ग्रांट किया जा सकता है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो ऑर्डर दिया जाता है वो। अब ग्रांट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये किसी सूट की किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है। जैसे जब पेटिशनर ने प्लेंट फाइल किया, जब उसने अपनी पिटीशन फाइल की तभी दे सकते हैं, या रिटर्न स्टेटमेंट के टाइम पे डिफेंडेंट इसकी मांग कर सकता है टेम्पररी रिलीफ की, वहाँ पर दे सकते हैं। कहीं पर भी दे सकता है जहाँ पे कोर्ट को लगती है, ये जरूरी है। और स्वे मोटो एक्शन से भी कोर्ट दे सकती है, जहाँ पे पेटिशनर डिफेंडेंट इस तरह के टेम्पररी रिलीफ की डिमांड नहीं करते, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह के टेम्पररी रिलीफ की ज़रूरत है या इस तरह का रिलीफ दिया जाना चाहिए, वहाँ पे कोर्ट स्वयं मोटो एक्शन से इस तरह के रिलीफ को प्रोवाइड कर सकती है। अब जो हमारा थर्ड काइंड है वो है मैंडेटरी इंजेक्शन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यानी कि करना जरूरी है। तो व्हेन डिफेंडेंट ट्राई टू कॉज द इररिस्पॉन्सिबल इंजरी और रिस्टोर द स्टेटस एंड प्रिवेंट द रिस्पॉन्सिबल इंजरी, जहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो सूट प्रॉपर्टी है उसको कुछ खतरा है, या उसका स्वरूप बदल सकता है, या वो डेंजर हो सकती है, तो वहाँ पर वो इस तरह के मैंडेटरी रिलीफ के लिए मांग कर सकता है। इसके अलावा जब कोर्ट किसी भी सिविल डिस्प्यूट में फाइनल फैसला देती है, लीगल सूट में जब फाइनल फैसला देती है, उस टाइम पर भी कोर्ट इस तरह का जो मैंडेटरी इंजेक्शन है वो दे देती है। यानी कि डिक्री के टाइम पे, जजमेंट के टाइम पे कोई भी फैसला दो दिया जाता है वो मैंडेटरी होता है, वो कोर्ट को ही, मतलब अगर दूसरी पार्टी इसको नहीं मानती तो कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है वो। तो ये फाइनल रिलीफ है जो फाइनली पार्टी को दिया जाता है। ग्रांटेड एट हियरिंग एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी सूट की स्टेज पर ये प्रोवाइड किया जाता है। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट, ये टेम्पररी परमानेंट दोनों रिलीफ के ऊपर एक कंपलसरी रिलीफ हो सकता है। अब ये तो टाइप्स है या काइंड्स ऑफ इंजेक्शन हो गए। कई बार इंजेक्शन नहीं भी दिया जाता, तो नो इंजेक्शन कहाँ पर होता है? तो नो इंजेक्शन का अगर मैटर होता है तो वो टैक्स के मामले में, मान लो कोई भी टैक्स अगर किसी व्यक्ति ने जमा किया है लेकिन उसके अंदर वो कोई लीगल सूट फाइल कर देता है जहाँ पर टैक्स का विवाद है, तो इस तरह के टैक्स के केसेस में कोई भी इंजेक्शन अलाउड नहीं किया जाता। मतलब टैक्स की रिकवरी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई केस फाइल कर देता है तो उस रिकवरी पे कोई भी लीगल सूट में टेम्पररी या परमानेंट या मैंडेटरी इंजेक्शन अलाउड नहीं होता। इसके अलावा किसी एम्प्लॉय को कोई सैलरी दी है, कोई बोनस दिया है, या किसी और तरह का कोई बेनिफिट दिया है एम्प्लॉय को, और बाद में कोई एक लीगल डिस्प्यूट फाइल हो जाए या सिविल सूट फाइल हो जाए, उसमें एम्प्लॉयर ये कहने लगे कि गलती से उसके हेड में ज़्यादा पैसे चले गए, या उसकी जिस वर्किंग कंडीशन पे दिया गया था अब उसकी सर्विसेज ख़राब हो गई, तो वो जो बोनस उसको दिया है वो वापस मिलना चाहिए। तो उस तरह की कंडीशन में कभी भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता। मतलब डिक्री के टाइम पे फैसला हो सकता है लेकिन पहले से कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसके अलावा कहीं पर जैसे जो इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हमारे दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर भी कोई इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता। मतलब वहाँ पर भी कोई इस तरह से इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है इलेक्शन में। और इसके अलावा
किसी भी तरह की कोई इक्विटी हो, कोई शेयर हो, कोई डेटर्स हो, उन पे भी किस तरह का इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये है जिन पे इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता। अब कहीं पर भी अगर आपको कोई भी रिलीफ देना है तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या रूल्स होंगे जिसके बेसिस पर हम इस तरह की इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला प्राइमा फेसी रूल होता है, जहां पर कोर्ट को प्रथम दृष्टया में ये लगता है, पहले देखने पर ही ये लगता है, प्राइमा फेसिस में ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस तरह का रिलीफ दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इस तरह के रिलीफ की डिमांड करता है तो कोर्ट इशू कर सकती है, या डिमांड ना करने पर भी कोर्ट खुद अपने एक्शन से, स्वेमोटो एक्शन से भी इस तरह के रिलीफ को प्रोवाइड करवा सकती है। दूसरा कंडीशन जहाँ पे इस तरह के रिलीफ की ज़रूरत होती है वहाँ पर है आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके इर्रिपेरेबल इंजरी, कोई भी ऐसी इंजरी जिसका रिपेयर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक प्रॉपर्टी है या एक बिल्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए एमसीडी वाले आ गए, एकदम से लीगल सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट तुरंत उस पर स्टे ऑर्डर दे देगी। क्यों? क्योंकि अगर एक बार एमसीडी ने बिल्डिंग तोड़ दी और उसके बाद ये पता लगा कि गलत तरीके से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है तो उसको रीस्टोर करना मुश्किल है। तो इसे कहता है इररिपेरेबल इंजरी, कोई ऐसी इंजरी जिसका रिपेयर ना हो सके, तो वहाँ पर भी तुरंत इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड, हर कंडीशन के अंदर सबसे पहले कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि जिस तरह के आप इंजेक्शन की डिमांड कर रहे हैं या आप जो भी रिलीफ मांग रहे हैं, इंटरिम रिलीफ, वो कंपलसरी है, वो ज़रूरी है, वो आपका राइट है। इसके अलावा जो कोर्ट का अपना नज़रिया होता है, मतलब डिस्क्रिएशंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट अपने नज़रिए से भी चीज़ों को चेक करती है, उस हिसाब से कोर्ट्स किसी भी सिविल डिस्प्यूट के अंदर जो है ये इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी पार्टी इंटरिम रिलीफ मांगती है, इंजेक्शन मांगती है कोर्ट से, वेदर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, तो दूसरी पार्टी को नोटिस इश्यू किया जाता है, उसमें उसके तरफ से भी उसके रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि उसका जवाब फाइल करवाया जाता है कि वो रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर वो अपोज करता है तो उसको प्रॉपर लीगल ग्राउंड देने पड़ेंगे उसको अपोज करने के लिए। तो ये इंजेक्शन का क्वेश्चन है जो मुझे लगता है शायद इस बार भी आ जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 बार से लगातार आ रहा है। 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, इंजेक्शन तीनों साल आया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शायद इंजेक्शन इस बार भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, रेस जुडिकाटा और रेस सब्सिडाइज। रेस जुडिकाटा और रेस सब्सिडाइज जो है ये कई बार रेस जुडिकाटा भी पूछ लेता है, कई बार रेस सब्सिडाइज रेस जुडिकाटा में डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, और कई बार रेस जुडिकाटा का कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछ लेता है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और ये लगभग हर बार ही रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन के भी थोड़े से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा जो है सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में इसको कवर किया गया है। ये एक लैटिन मैक्सिम है जो कहता है विच मीन्स मैटर हैज़ बीन एजुडिकेटेड, कोई भी ऐसा मैटर जो ड्यूरिंग द ट्रायल है या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग है, उस पर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई लीगल सूट फाइल ऑलरेडी किया हुआ है, इट इज़ अप्लाई टू द मैटर दैट ऑलरेडी डिसाइडेड और एजुडिकेटेड, ऐसा मैटर जो पहले से डिसाइडेड हो चुका है उसे रेस जुडिकाटा में कवर किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई केस चला, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ एविडेंसेस दिए, कोर्ट ने उन एविडेंसेस को चेक किया और प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से कोई एक विनिंग हो गया। अब जीतने वाले व्यक्ति ने तो छोड़ दिया, लेकिन हारने वाला व्यक्ति सेम फैक्ट, सेम इशू, सेम ग्राउंड को लेकर दूसरी कोर्ट या सेम कोर्ट के अंदर ही दोबारा से एक प्लेंट फाइल कर देता है। हारने वाला व्यक्ति दोबारा से प्लेंट फाइल कर देता है, लेकिन उसके अंदर फैक्ट, एविडेंस, ग्राउंड सब सेम रखता है, पार्टीज भी सेम रखता है। तो वहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि अगर आप बार बार एक डिस्प्यूट को लेके कोर्ट में आते रहोगे तो ऑलरेडी इंडिया में इतना ज़्यादा बर्डन है केसेस का, तो अगर ऐसे ही बार बार उसी सेम इशू पे बार बार सुनवाई करती रहेगी कोर्ट, तो फिर कभी केस की प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग ख़त्म ही नहीं होगी और चलती रहेगी लगातार। तो इसलिए इस एंडलेस प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को फॉलो किया जाता है, जो कहता है कि जो केस ऑलरेडी एजुडिकेट हो चुका है, जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसमें सेम फैक्ट, सेम पार्टी, सेम मैटर, सेम ग्राउंड के बेसिस पर सेम कोर्ट, सेम जुरिडिक्शंस या अनदर कोर्ट, अनदर जुरिडिक्शंस या हायर कोर्ट अपीलिंग में, रिवीजन में, रेफरेंस रिवीजन में, रिव्यू में और अपील में इस तरह के केसेस को नहीं लेगी। तो इसे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल कहते हैं, जो कहता है कि एक बार एक केस अगर डिसाइड हो गया है तो उसको दोबारा से नहीं सुना जाएगा या दोबारा नई प्लेंट या नई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी उसकी।
अब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पे कोई नया फैक्ट आ जाए। मतलब कोई नया फैक्ट आने का ये मतलब है कोई नया एविडेंस क्रिएट हो जाए या नया एविडेंस मिल जाए, कोई नया फैक्ट उसके अंदर आ जाए, कोई नया इंसिडेंट आ जाए, कोई नई पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पे दोबारा से प्लेंट फाइल की जा सकती है, दोबारा से सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये इसके एक्सेप्शंस हैं। और रेस जुडिकाटा का मतलब है मैटर विच इज़ ऑलरेडी एजुडिकेटेड, ऐसा मैटर जो पहले से फैसला हो चुका है उसको अब दोबारा से किसी भी तरीके से कोर्ट नहीं सुनेगी, फाइनली उसको डिस्पोज कर चुकी है कोर्ट। अब इसमें एक और प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा के अंदर, वो अभी लेस सब्सिडाइज में बता दूंगा आपको। एसेंशियल क्या है इसके? तो एसेंशियल क्या क्या है इसके? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या रेस जुडिकाटा के? पहला, सब्सिक्वेंट सूट इज फाइल्ड, सेम फैक्ट सेम मैटर सेम ग्राउंड सेम पार्टीज के पार्टीज जो है अगेन दोबारा से किसी भी मैटर को फाइल कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट फाइलिंग कर रहे हैं केसेस का, जो अलाउड नहीं है। दूसरा, इशू सेम होना चाहिए, मतलब ग्रीवेंस पार्टी जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों की, विथ सेम टाइटल, टाइटल मतलब पार्टी सेम होनी चाहिए, बिटवीन द सेम पार्टीज होनी चाहिए। फ्रेमर, सूट हैज़ बीन डिसाइडेड, जो सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो, मतलब अभी ट्रायल में ना हो, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो। मैटर बीइंग हेयर्ड एंड डिसाइडेड ऑन द मेरिट, जो मैटर है वो सुना गया है और मतलब मेरिट पे डिसाइड हुआ। अगर यहाँ पर दूसरी पार्टी ये कहती है कि इस मैटर के अंदर कोई मतलब लॉ गलत ले लिया गया है, ठीक है, मिस्टेकन ऑफ लॉ हो गया है, मतलब लॉ को गलत समझ लिया गया है या लॉ का गलत इम्प्लीकेशन कर दिया है, क्योंकि जज है वो भी भगवान नहीं है, इंसान ही है, वो भी गलती कर सकता है। तो जहाँ पर जज अगर गलती कर दे और किसी भी लॉ को मिस्टेकनली जो है वो एप्लीकेबल कर दे, तो वहाँ पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर वो केस दोबारा से फाइल भी नहीं होता, उसकी केवल अपील जा सकती है, रिवीजन जा सकती है, रिव्यू जा सकती है, वो जैसा केस होगा उसके हिसाब से होगा। तो वहाँ पर इसका एक्सेप्शंस भी है एक तरह से। अब है डेड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट, कम्पिटेंट कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो, डिसाइडेड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो उस मैटर पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लग जाएगा और दोबारा से अप्लाई नहीं होगा। और ये जो मैटर है ये सब्सिक्वेंट मैटर होना चाहिए, मतलब उसी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पे दोबारा से केस फाइल नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक मकान की प्रॉपर्टी थी जिसमें 4 फ्लोर थे, उस पर 2 पार्टी लड़ रही थी, फैसला दे दिया कोर्ट ने एक पार्टी के पक्ष में, अगेन से दूसरी पार्टी आ गई, उसने बोला कि हम केवल 2nd फ्लोर की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो सेम ही चीज़ है, सेम ही बिल्डिंग है, लेकिन मॉडिफाइड किया जा रहा है, मतलब कानून को मिसयूज़ किया जा रहा है, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट किया एविडेंस से छेड़छाड़ करी जा रही है। तो उस कंडीशन में भी इसमें रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, इसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो ये तो हो गया रेस जुडिकाटा। अब है आपका रेस सब्सिडाइज। रेस सब्सिडाइज जो है वो सेक्शन 10 में कवर है। सब्सिडाइज का मतलब क्या है? एक लैटिन मैक्सिम है ये, विच मीन्स द अंडर जजमेंट। अभी फैसला नहीं हुआ, कोर्ट जो है इस मैटर का ट्रायल कर रही है, मतलब कोर्ट के ट्रायल में चल रहा है ये मैटर। इट इज अप्लाई टू द मैटर विच पेंडिंग, ये वो मैटर है जो पेंडिंग है। रेस जुडिकेटा में मैटर वो होता है जो ऑलरेडी एजुडिकेट हो चुका है, जो मैटर ऑलरेडी फैसला हो चुका है। रेप सब्सिडाइज में मैटर वो है जो अभी अंडर ट्रायल है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन ट्रायल चल रहा है। द पर्पस ऑफ रेस सब्जुडिकेटा इज एम्ड पैरेलल प्रोसीडिंग एंड द सेव टाइम। मान लो कि एक ए और बी एक कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, सेम फैक्ट सेम मैटर सेम इश्यू पे एक और केस फाइल कर दिया जाता है। मान लो 3 साल हो गए केस लड़ते लड़ते, ए ने बोला कि 3 साल हो गए, ये जज ही बेकार है, ये फैसला दे ही नहीं रहा, मैं जो है दूसरा केस फाइल कर देता हूँ दूसरी जज की कोर्ट में, ठीक है, और थोड़ा सा जुरिडिक्शन को चेंज करवा कर वो दूसरी कोर्ट में केस फाइल कर देता है, सेम फैक्ट सेम इशू सेम मैटर सेम पार्टीज। तो कोर्ट उसको ट्रायल नहीं करेगी, कोर्ट उस पर कोई ट्रायल नहीं चलाएगी, उस मैटर को होल्ड कर देगी कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि उस पिटीशन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। रेस जुडिकाटा में तो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन रेस सब्सिडाइज में एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उस पर ट्रायल नहीं चलाएगी। ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रायल को कहता है। रेस सब्सिडाइज जो है ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रायल की बात कर रहा है, यानी कि ट्रायल पे प्रिवेंशन है, ट्रायल पे रोक है। ये मैटर के एक्सेप्टिंग को मना नहीं कर रहा। रेस जुडिकाटा तो एक्सेप्टिंग को ही मना कर देता है कि मैटर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन होल्ड कर देगा उसको,
क्यों होल्ड कर देगा? क्योंकि दूसरी कोर्ट में वो ट्रायल चल रहा है। अब ये कोर्ट को पता कैसे लगेगा कि दूसरी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी का मैटर था, ए ने डाला था एक कोर्ट में, बी बोर हो गया, उसने दूसरी कोर्ट में केस डालने की कोशिश की, तो ए जब आएगा उस कोर्ट में तो बता देगा ना कि ऑलरेडी वो दूसरी कोर्ट में मैटर चल रहा है। या ए ही दूसरी कोर्ट में डाल देगा, बी आएगा तो बता देगा भाई दूसरी कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है और उस स्टेज पे मैटर है। तो वहां पर कोर्ट उस मैटर को होल्ड कर देगी और होल्ड करके उस कोर्ट का वेट करेगी फैसला देने का। जो फैसला उस कोर्ट का होगा वही फैसला इसमें चढ़ा दिया जाएगा, मतलब जो जजमेंट उस केस के अंदर आएगा वही जजमेंट इसमें चढ़ा दिया जाएगा। इस केस पे ट्रायल चलाना मना है। तो रेस सब्सिडाइज का प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ ट्रायल की बात करता है। ये कोर्ट को फैसला देने से नहीं रोकता, कोर्ट को केस एक्सेप्ट करने से नहीं रोकता, केवल ट्रायल का प्रिवेंशन की बात करता है। तो पर्पस क्या है रेस सब्सिडी का? कि अवॉइड द पैरेलल प्रोसीडिंग और सेव टाइम। पैरेलल प्रोसीडिंग को अवॉइड करना और टाइम को सेव करना। देयर मस्ट बी टू सिविल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। जहाँ पे सेम पार्टीज हो, सेम सूट, सेम सब्जेक्ट हो, वहाँ पर जो है टाइम को सेव करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या है? पहला, सब्सिक्वेंट सूट इज फाइल्ड, मतलब जो ओरिजिनल सूट नहीं है सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया जा रहा है। सेम इशू है, सेम टाइटल है, सेम कोर्ट है, बिटवीन द सेम पार्टीज है। ड्यूरिंग पेंडिंग ऑफ द फ्रेमर सूट, यानी कि अभी उस सूट के अंदर, फॉर्मर सूट के अंदर फैसला आना बाकी है, वो पेंडिंग चल रहा है। सब्सिक्वेंट सूट बेयर्ड, यानी कि ये सब्सिक्वेंट सूट बेयर्ड हो जाएगा, उसको कोर्ट रख लेगी, होल्ड कर देगी, उसको फैसला नहीं देगी। अब एक्सप्लेशंस, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? जहाँ पे रेस सब्सिडाइज का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो इसका है जैसे इलेक्शन पिटीशन, तो हर 5 साल बाद हमारे इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं, तो पिछले इलेक्शन में अगर कुछ हुआ और उसका केस चल रहा है तो नए इलेक्शन में सेम पार्टी सेम मुद्दा पे दोबारा से पिटीशन फाइल कर सकती है। फॉर एग्जांपल ए बी दोनों अलग अलग पार्टी के लोग थे, ए जीत गया, बी हार गया, उसने कहा भाई इन्होंने तो ईवीएम से छेड़छाड़ की और एक पिटीशन लगा दी कोर्ट के अंदर जाके कि भाई ये तो गैर कानूनी तरीके से जीते, इन्होंने वोटर्स को पैसे बांटे, सामान बांटा, मशीनों से छेड़छाड़ करी, जीत गए। 5 साल तक कोर्ट ने उसका फैसला ही नहीं दिया, पिटीशन लटकती रही। 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन हुए, दोबारा ए और बी इलेक्शन लड़ने गए, अब की बार तो ए हार गया और बी जीत गया, लेकिन अब ए कोर्ट पहुंच गया, बोला कि भाई इसने क्या किया, मशीनों से छेड़छाड़ की, पैसे बांटे, सामान बांटा, वोटरों को इन्फ्लुएंस किया। तो यहाँ पर दोबारा से केस फाइल हो गया, सेम सब्जेक्ट, सेम पार्टी, सेम इशू, सेम मैटर, लेकिन कोर्ट उस मैटर को ले लेगी। क्यों ले लेगी? क्योंकि 5 साल बाद नया इलेक्शन आ गया, इस वजह से कोर्ट उस मैटर को ले लेगी। तो जो इलेक्शन पिटीशंस होती हैं वो फाइल हो जाती हैं, सब्सिडाइज का प्रिंसिपल उस पर लागू नहीं होता। दूसरा, टैक्स असेसमेंट, टैक्स से रिलेटेड कोई भी फैसला हो जहाँ पे आपको रिकवरी ऑफ टैक्स करनी हो, रिफंड लेना हो, आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया, ज़्यादा टैक्स आपसे वसूल लिया गया, वहाँ पर इस तरह का जो प्रिंसिपल है सब्सिडाइज वो अप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा PIL जो फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल करते हैं, उस केस में सेम इशू, सेम मैटर, सेम पार्टी दोबारा से पिटीशन फाइल कर सकती हैं, लेकिन उसको मर्ज कर देती है कोर्ट, मतलब पुरानी पिटीशन के साथ ही सुनवाई करना शुरू कर देती है। डिक्री एंड अगेंस्ट द माइनर, कोई भी माइनर के अगेंस्ट कोई डिक्री हो तो वहाँ पर माइनर जो है वो कोर्ट में आ नहीं सकता, इसलिए उसके ऊपर रेस सब्सिडाइज का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। व्हेन कोर्स ऑफ एक्शन चेंज, जहाँ पे एक्शन चेंज हो जाए, मतलब तो पार्टी सेम है, मैटर सेम है, फैक्ट सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ नई फाइंडिंग हो जाए उसके अंदर, वहाँ पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये हो गया आपका रेस सब्सिडाइज और रेस जुडिकेटा, जो मुझे लगता है कि इस बार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो 3-4 बार से लगातार आ रहा है, वो है कमीशन या इशू ऑफ कमीशन। कमीशन जिसको इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग भी कहते हैं, इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग के नाम से आएगा या कमीशन के नाम से आएगा या अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के नाम से आएगा, ये क्वेश्चन आपको। ये ऑर्डर 26 के हिसाब से, मतलब ऑर्डर 26 में इसके बारे में बताया गया है और सेक्शन 75 से लेकर 78 तक ये कवर करता है। अब ये जो कमीशन है, देखो कई बार कई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कोर्ट जो है डायरेक्टली हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। कोर्ट हर चीज़ को जो है डायरेक्टली, अगर आप बोलो कि कोर्ट खुद जाके हर चीज़ को वेरीफाई करे, चेक करे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो वहां पर कोर्ट क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, अपनी पावर का डेलीगेशन करता है, अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करता है। वहां पर कोर्ट जो होता है एक लोकल कमिश्नर को या कमिश्नर को अपॉइंट करता है उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि सिविल सूट के अंदर जब विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाता है तो हमेशा कोर्ट जो होते हैं एक लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर देती है, और कोर्ट के वर्किंग आवर के बाद, जैसे 2 बजे कोर्ट चलती है, 2 बजे के बाद वो दोनों पार्टीज बैठ जाती हैं और जो लोकल कमिश्नर होता है वो उनके एविडेंसेस को यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के लोकल कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो लोकल कमिश्नर होते हैं उस समय जब ये एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एज ए जज उस पोजीशन पे बैठे हैं, मतलब इनके पास वो सारी पावर है जो ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन जज के पास है, मजिस्ट्रेट के पास है, वो सारी पावर इस लोकल कमिश्नर के पास है। तो ये पावर आई कहाँ से लोकल कमिश्नर के पास, क्योंकि जज ने इसको मतलब अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया, अपने पावर का डेलीगेशन किया एविडेंस रिकॉर्ड करने की। जज की ड्यूटी है किसी भी एविडेंस को रिकॉर्ड करना, वहाँ पे जज अपने डेलीगेशन कर रहा है, अपनी अथॉरिटी पावर का डेलीगेशन कर रहा है इनको, ताकि एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर सके। यही जो कमिश्नर होता है इसका और काम होता है, फॉर एग्जांपल सूट प्रॉपर्टी को जाके साइड वेरिफिकेशन करनी है। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में चल रहा है, मान लो एक शॉप है पुरानी दिल्ली के अंदर, ए पार्टी कह रही है कि भाई शॉप की आज की डेट में वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है कि सर 5 करोड़ तो नहीं है वैल्यू, और कम से कम होगी 10-20 करोड़ रुपए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि कम पैसा जमा करना। आपको पता होगा कि एक कोई भी आप लीगल सिविल केस जब फाइल करते हो, लीगल प्रोसीडिंग करते हो सिविल केस के अंदर, तो कोर्ट फीस आपको देनी पड़ती है प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से। तो करीबन अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो करीबन 5 लाख रुपए उसकी कोर्ट फीस जाएगी। तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट कर दे, क्योंकि कोर्ट खुद तो जाके चेक नहीं करेगी ना मार्केट वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्राइम लोकेशन है कि नहीं है, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। जैसे सेम प्रॉपर्टी है लेकिन एक शॉप है जो फ्रंट में और एक शॉप है जो बैक पोर्शन में, प्रॉपर्टी की लोकेशन सेम, एड्रेस सेम, सब कुछ सेम, लेकिन वैल्यू पे बहुत फर्क आ जाएगा। जो मेन फ्रंट साइड की शॉप है वो 5 करोड़ की होगी, तो बैक वाली शॉप 1 या 1.5 करोड़ की हो सकती है, 2.5 करोड़ की हो सकती है, 3 करोड़ की हो सकती है। इसे वैल्यू में बहुत फर्क आ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें कौन चेक करेगा, लोकल कमिश्नर चेक करेगा, जो उस ग्राउंड पे जाएगा और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। तो ये सब काम के लिए कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसे इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो ऑर्डर 26 का जो पार्ट 3 है उसके अंदर सेक्शन 75 से लेकर 78 तक में ये कवर होता है। इम्पार्शियल पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज अ कमिश्नर, कोर्ट डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड पावर टू कमिश्नर। अब ये जो कमिश्नर है ये ना तो ए का रिश्तेदार होता है ना बी का रिश्तेदार होता है, ये एक इम्पार्शियल पर्सन होता है जिसका ना ए से कोई लेना देना है ना बी से कोई लेना देना। अगर दोनों में से किसी एक से लेना देना होगा तो ये या तो उसका पक्ष ले लेगा, भाई उसका रिश्तेदार हुआ, मान लो कोर्ट ने ऐसा व्यक्ति अपॉइंट कर दिया जो ए का रिश्तेदार है, वो तो ए के पक्ष में फैसला देगा ना, इसलिए कोर्ट इसमें क्या करती है कि इम्पार्शियल पर्सन की अपॉइंटमेंट करती है। अब सेक्शन 75 में क्या बताया गया, सेक्शन 75 में बताया गया कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में जैसे इशू ऑफ कमीशन, कमीशन को कब इशू किया जा सकता है, तो दोनों पार्टीज के कंसेंट पे, मतलब दोनों पार्टीज की अगर म्यूचुअल कंसेंट होती है तब, या फिर कोर्ट खुद भी अपनी मर्जी से भी इस तरह की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जहाँ पे कोर्ट को लगता है ऐसा करना नेसेसरी। किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन करना हो, किसी की लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी हो, ठीक है, कहीं पर जो है किसी अकाउंट्स को चेक करना हो, ठीक है, किसी का सैलरी अकाउंट वगैरह वेरीफाई करना हो, वहाँ पर कहीं पर कोई पार्टीशन करना हो, मतलब मान लो एक प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है दो भाइयों के बीच में, तो फिजिकली जज जाकर तो वहाँ पर चेक नहीं करेगा, पार्टीशन नहीं करवाएगा, वहाँ पर लोकल कमिश्नर या कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं जो पार्टीशन करवाएगा जाकर। या कोई साइंटिफिक या किसी तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो, जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो, वहाँ पर कोर्ट इस तरह के पर्सन को अपॉइंट कर देता है, उसको ड्यूटी देता है। या कहीं पर कोई प्रॉपर्टी की सेल करनी, मतलब कोर्ट ने कुर्की के आदेश दे दिए कि प्रॉपर्टी बेचो और कोर्ट का पैसा दो, कोर्ट में जमा करो पैसा लाके, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट तो जाएगा नहीं प्रॉपर्टी को बिकवाने, वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर जाएगा या कोई कमिश्नर जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर कोई मिनिस्टीरियल एक्ट परफॉर्म करना हो, मतलब कोई सरकारी आदेश का पालन करना हो, वहाँ पर
या कोई भी जगह पर कोर्ट या तो दोनों पार्टीज की मर्जी से या अपनी मर्जी से इस तरह की चीज़ें कर सकता है, या किसी विटनेस को एग्जामिनेशन करना हो, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, उसमें भी इस तरह के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है। अब जो अगर हम बात करें कि 75 जो है वो कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू अ कमीशन सब्जेक्ट ऑफ सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू अ कमीशन। तो कोर्ट इस तरह के कमीशंस को इशू कर सकती है जहां पर दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट करें, सिंगल पार्टी रिक्वेस्ट करे डिफेंडेंट पिटिशन में से कोई एक, या कोर्ट खुद भी स्वयं एक्शन से इस तरह की अपॉइंटमेंट कर सकती है। ये सेक्शन 75 में लिखा है। अगर हम सेक्शन 76 की बात करें तो कमीशन टू अनदर कोर्ट, कई बार क्या होता है कि मान लो कि जिसका प्रॉपर्टी का सूट चल रहा है वो प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शंस में आ रही है, ठीक है, किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शंस में आ रही है, तो ऐसी कोर्ट दूसरी कोर्ट को पावर दे देती है कि वहां का व्यक्ति जो है लोकल कमिश्नर जो वो जाए। मान लो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी गांव में है लेकिन पार्टी दिल्ली में रह रही है और दिल्ली में उन्होंने सिविल सूट डाल दिया। अब इस तरह के सूट के लिए उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए मान लो एक पार्ट प्रॉपर्टी का गांव में भी है तो उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, तो वहां की कोर्ट को ऑथराइज कर देती है और वहां से लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो जाती है। सेक्शन 76 कहता है कमीशन टू अनदर कोर्ट। सेक्शन 77 कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। मान लो कोई व्यक्ति फॉरेन में रह रहा है, एक प्रॉपर्टी फॉरेन में, मान लो फैमिली पंजाब के अंदर है लेकिन एक प्रॉपर्टी उनकी कनाडा में भी है जिसका डिस्प्यूट में वो भी प्रॉपर्टी है, उसका भी नाम लिखवाया हुआ। अब उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कैसे होगी? अब वहाँ की कोर्ट को तो आदेश दे नहीं सकती कोर्ट, मतलब वहाँ पे तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा नहीं, तो वहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरेन के मामले में होता है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 77। सेक्शन 78 कहता है कमीशन इशूड बाय द फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि वो एक कमीशन इशू करे। कमीशन मतलब वो एक लोकल कमिश्नर को उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस प्रोविजन के हिसाब से एक्ट करने के लिए अपॉइंट करे। तो ये हो गया आपका कमीशन, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसे इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग भी कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक और, इंडिजेंट सूट। इंडिजेंट सूट यानी कि पॉपर सूट। पॉपर सूट पहले कहा जाता था, अब कहा जाता है इंडिजेंट सूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को क्योंकि ये भी 2 बार रिपीट हुआ है पिछले 3-4 साल में, तो 2 बार रिपीट हुआ है तो ये भी आ सकता है आपका। ऑर्डर 33 का जो हमारा रूल 1 से लेकर 5 तक है वो आपके इंडिजेंट पर्सन के बारे में बताता है या इंडिजेंट सूट के बारे में बताता है। इंडिजेंट पर्सन की जो डेफिनेशन है वो रूल 1 में दे रखी है ऑर्डर नंबर 33 के। पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इंडिजेंट पर्सन है क्या। हमारे यहाँ पे हमारे पास राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया हुआ है कि कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो इसी प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की कोर्ट की प्रोसीडिंग को झेलने का। अब आपको पता है जो भी सिविल प्रोसीडिंग होती है वो कई सालों तक चलती है, तो उसमें कोर्ट की फीस भी लगती है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आप केस कर रहे हैं तो कम से कम उसका 8 लाख रुपए के आसपास या 10 लाख रुपए के आसपास आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। अब इतना पैसा किसी के पास है या नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को कहा गया इंडिजेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास कोर्ट फीस भरने का पैसा नहीं है, जो सिविल प्रोसीडिंग का बर्डन नहीं झेल सकता, लेकिन फिर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो उसी हिसाब से कानून ये कहता है कि फंडामेंटल राइट है कि सबको न्याय लेने का अधिकार है। तो इस न्याय के अधिकार के ऊपर बेस कर ही हम इंडिजेंट पर्सन डेवलप करते हैं। इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिविल प्रोसीडिंग को चला सके। अब कितना पैसा और कितना पैसे को हम कैसे नापेंगे? तो यहाँ पे बताया गया कि 1000 रुपये की प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है, 1000 रुपये से कम की प्रॉपर्टी, वो इंडिजेंट पर्सन कहलाएगा। अब ये 1000 की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है? इसमें सूट प्रॉपर्टी को हटा दो, जितने की सूट प्रॉपर्टी है वो हटा दो, उसके अलावा उसके पहनने के कपड़े हटा दो, उसके रहने की ज़रूरी चीज़ें हटा दो, जो बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, खाना हो गया, इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो उसके पास चल अचल संपत्ति है उसे बोला गया। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो वो इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है और वो इस तरह के जो उसकी जो फीस है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है।
तो प्रॉपर्टी लेस देन ₹1000, 1000 रुपीज़ की प्रॉपर्टी में सूट प्रॉपर्टी हटा दो, कपड़े हटा दो, खाना हटा दो, और मान लो कोई उसके कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, तो मजदूर के पास उसके जो टूल्स होंगे, जैसे उसका हथौड़ा होगा, उसके जो आरी होगी, या किसी और तरह का जो टूल्स होगा जो उसके काम में यूज़ होता है, वो टूल्स की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती प्रॉपर्टी में। उसके अलावा कोई चीज़ है तो वो इसमें शामिल हो जाती है। इसके अलावा रूल 2 कहता है एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंट सूट। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो इंडिजेंट पर्सन है रूल 1 के अकॉर्डिंग, वो एक इंडिजेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एक इंडिजेंट सूट के लिए। वो प्रॉपर जिस कोर्ट में उसको मतलब केस डालना है, उसी कोर्ट में वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब ये एप्लीकेशन में वो क्या लिखेगा, तो ये वैसे एप्लीकेशन नहीं जैसे आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल या फिर किसी भी एमसीडी अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर को लिख दी, एसएचओ को लिख दी, वो एप्लीकेशन नहीं है, इस तरह से नहीं लिखी जाएगी। ये प्लांट है, मतलब ये पेटिशन ही है जो टाइटल के साथ फाइल की जाएगी इंडिजेंट पर्सन, जिसमें वो बताएगा कि वो इंडिजेंट पर्सन है और इस तरह की वो प्लांट फाइल कर रहा है, उसको ये लीगल रेमेडी चाहिए। उस लीगल रेमेडी के लिए वो कोर्ट से मांग सकता है। तो एप्लीकेशन जो है वो एक तरह से प्लांट ही है, मतलब उसकी पेटिशन ही है। और ये फाइल कौन करेगा, ये एप्लीकेंट खुद फाइल करेगा जो इंडिजेंट पर्सन है। फिर इसका जो रूल 3 है वो कहता है इस कंटेंट क्या क्या होने चाहिए इस एप्लीकेशन में। जो भी एक प्लांट के कंटेंट होते हैं, प्लांट में जो भी कंटेंट है वही सारे कंटेंट इसमें भी होने चाहिए। चौथा जो रूल 4 है हमारा, वो कहता है कोर्ट सबसे पहले एग्जामिन करेगी उस पर्सन को कि जो पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि वो इंडिजेंट पर्सन है वो है भी कि नहीं है। दूसरा, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को चेक करेगी कि उसके पास कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी है। अब है रूल 5। अगर हम रूल 5 की बात करें तो यहाँ पे सूट को कोर्ट जो है रिजेक्ट कर सकती है, इंडिजेंट पर्सन के सूट को। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये जो कंटेंट है ये रॉन्ग है, इसने झूठी जानकारी दी है, यहाँ पे जो पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी जो है वो पहले तो बहुत सारी थी, लेकिन 2 महीने पहले उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, इसलिए बेच दी ताकि वो इंडिजेंट पर्सन के रूप में जो है केस फाइल कर सके। तो ऐसा व्यक्ति जो धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, जिसने 2 महीने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो उसका कोर्ट इंडिजेंट पर्सन नहीं मानेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिखाने के लिए गरीब है लेकिन एक्चुअली उसके पास कोई और संपत्ति, पैसा या अर्निंग है वो। इसके अलावा एक्शन नॉट प्रेजेंटेड इन एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं की लेकिन है। फॉर एग्जांपल उसको कहीं से कोई पेंशन आ रही है, उसको कहीं से कोई सैलरी आ रही है, कोई वेजेस आ रहा है, उसने वो मेंशन ही नहीं किया, उसने प्लेंट में लिखा ही नहीं जानबूझ के, तो वहां पर। अब यहाँ पर एक चीज और है, जब भी प्लेंटिव प्लेंट फाइल करता है तो डिफेंडेंट उसका आंसर देता है, डिफेंडेंट को नोटिस जाएगा। अगर डिफेंडेंट को नोटिस जाने के बाद डिफेंडेंट इस पे ऑब्जेक्शन कर देता है कि भाई ये तो नहीं है इंडिजेंट पर्सन, इसके पास तो ये फला फला प्रॉपर्टी है जिसको ये छुपा रहा है, जिसकी गांव में कोई प्रॉपर्टी है, या इसको यहाँ से इनकम आती है, या इसको यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, इसका बैंक में कोई पैसा है, इस तरह की कोई भी फाइंडिंग होती है तो भी ये डिस्प्यूट सूट जो है नॉर्मल सिविल सूट बन जाता है, इंडिजेंट सूट नहीं रहता है। तो इस तरह की चीज़ की जाती है किस लिए, कोर्ट फीस चोरी करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा और जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जैसे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो सम्मन से आपका सम्मन। सम्मन जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम्मन्स क्या होते हैं, देखो कभी भी कोर्ट को अगर किसी को अपने सामने बुलाना है तो कोर्ट आवाज़ देके तो बुलाएगी नहीं, ठीक है। कोर्ट कैसे बुलाएगी, कोर्ट सम्मन करेगी। तो सम्मन करने के लिए जो हमारे सेक्शन है वो 27 से लेकर 32 तक इसमें कवर होते हैं। अब सम्मन कवर कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ए कोर्ट पहुंच गया एक प्लांट लेकर, उसने कोर्ट में वो प्लांट फाइल कर दिया और बोला कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मेरी एक बस थी, कार थी, मेरा सोने का हार था, या मेरी कोई भी चीज़ थी, उसको गलत तरीके से इसने मुझसे ले लिया, हथिया लिया, कब्जा कर लिया, गलत तरीके से उनमें कोई विवाद है जो सिविल डिस्प्यूट है। तो भाई कोर्ट क्या करेगी, उस पर सबसे पहले कोर्ट इसकी बात पर कैसे विश्वास करेगी, कोर्ट कहेगी अच्छा बी ने लिया है तो चलो बी को नोटिस करो, यानी कि उसको सम्मन करो, उसको बुलाओ कि वो आए और अपनी तरफ से अपनी प्लीडिंग करे, यानी कि अपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे और जवाब दे कि जो एलिगेशंस ए लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। फिर कोर्ट उन दोनों को कंपेयर कर कर ही उस चीज़ का फैसला दे सकती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि सम्मन जो है एक तरह से एक लीगल नोटिस है जो सप्लाई किया जाता है प्लेंटिफ की तरफ से
किसको? डिफेंडेंट को, लेकिन कोर्ट की तरफ से दिया जाता है इसमें। तो अगर हम बात करें तो जो सम्मन्स होता है उसमें रीजन देती है कोर्ट। जैसे पहला, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, सूट का फाइनल डिस्पोजल कर रही है कोर्ट, उस समय जरूरत पड़ रही है किसी को बुलाने की, तो कोर्ट संबंध में ये मेंशन कर देगी कि फाइनल डिस्पोजल के लिए आपको बुलाया जा रहा है, या सेटलमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, किसी भी इशू को सेटल करने के लिए संबंध इशू हो रहा है। ये काइंड्स हैं, संबंध के जो है काइंड्स हैं अलग अलग तरीके के। या फिर आपके पर्सनल अपीयरेंस के लिए आपको बुलाया जा रहा है, पर्सनल अपीयरेंस चाहिए आपका कोर्ट में, आप किसी वकील के, देखो बाकी दो में अगर वो ना आए तो उनकी तरफ से अगर उनका मतलब वो एडवोकेट प्रेजेंट हो जाए तो चलेगा, लेकिन कोर्ट ने अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपको पर्सनल अपीयरेंस देनी है तो आपको फिर पर्सनली आना पड़ेगा। तो ये आपके पर्सनल अपीयरेंस भी हो सकती है संबंध के अंदर। अब अगर हम बात करें इसके रूल 1 या 2 या 3 की, तो यहाँ पर जो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो संबंध है, ठीक है, उसकी कुछ एक्सेम्पशंस हैं जहाँ पे एक पर्सन जो है एग्जाम्पशन ले सकता है कोर्ट में ना आने, वो अपने किसी एडवोकेट के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है, ऑथराइज पर्सन के थ्रू जिसको वो अथॉरिटी दे देता है प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर तीसरा जो हमारा रूल है जहाँ पे बोला गया है कि पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है, वहां पे उसको खुद ही आना पड़ेगा। अब जो डिफेंडेंट है उसको कोर्ट की तरफ से सम्मन चला गया, वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, अब उसको कितने दिन मिलेंगे अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल करने के लिए? तो सम्मन आने के बाद वो डेट पे प्रेजेंट होगा, उसको वहां से क्या मिलेगा? कोर्ट की जो भी प्लेंटिफ ने जो पिटीशन फाइल की उसकी कॉपी मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो लेगा फिर अपना जवाब दाखिल करेगा उसके लिए। तो उसको समय चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो सेम डे आंसर दे देगा। तो समय कितना मिलेगा? तो मिनिमम इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के अंदर मिनिमम कर दे, मैक्सिमम 90 दिन का, 90 डेज का, मतलब कम से कम 1 महीना, मैक्सिमम 3 महीने का समय उसको मिल सकता है। अब ये जो नोटिस है जिसको सम्मन कहते हैं, इस नोटिस में लिखती क्या है कोर्ट? क्या लिखेगी इसके अंदर? इसकी राइटिंग क्या रहेगी या क्या चीजें इसके अंदर कंपलसरी है? तो कंटेंट क्या होने चाहिए सम्मन के अंदर? तो कंटेंट होने चाहिए सम्मन में, पहला, साइन बाय जज, जो भी जज है वो इस पे साइन करके देगा, अपनी मोहर लगाएगा। अपनी मोहर लगाने का मतलब होता है सील, सील लगाना। इसके अलावा वो जो, या जज नहीं तो या फिर उसका कोई लीगल ऑफिसर जिसको जज ने ऑथराइज कर रखा हो वो साइन करेगा इसके ऊपर। वैसे तो मजिस्ट्रेट ही साइन करता है, लेकिन कई कंडीशन के अंदर मजिस्ट्रेट नहीं करता, तो उसका लीगल ऑफिसर जो होता है वो इस पे साइन करता है सम्मन के ऊपर। और सील्ड होना जरूरी है, मतलब जज कोर्ट की यहाँ पे मोहर लगनी जरूरी है उसके ऊपर। और प्लेंट की एक कॉपी इस सम्मन के साथ जाती है, मतलब प्लेंट का मतलब जो पिटीशन है उसकी एक कॉपी इसके साथ जाएगी। तो जो हमारा रूल और 1 और 2 कहता है वो इस कंटेंट को कवर करता है। इसमें ये बताया गया है कि इसकी जो प्रॉपर डायरेक्शन देता है कोर्ट कि किस तरह से इस संबंध को जो है सप्लाई करना है, पर्सन जिसके नाम ये संबंध है, टाइम प्लेस क्या रहेगा इसका जब ये सप्लाई होगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक संबंध में आता है वो है सर्विस ऑफ संबंध। संबंध की सर्विस कैसे होगी? जनरली जो इसकी सर्विस होती है वो कोर्ट खुद करती है। कोर्ट खुद करने का मतलब कोर्ट का कोई व्यक्ति जाता है और उस पर्सन को दे के आता है, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है सर्विस के। पहला जो हमारा सर्विस का संबंध है, सर्विस ऑफ कोर्ट, कोर्ट इसकी सर्विस करती है, जो हमारे रूल 9 में लिखा हुआ है। रूल 9 के अंदर लिखा हुआ है कि कोर्ट की तरफ से कोई व्यक्ति जाएगा जो इसको संबंध को सर्विस करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से कोई ऑथराइज्ड कोरियर सर्विस है, मतलब जिसको कोर्ट ने ऑथराइज कर रखा, तो वो भी कोर्ट ही माना जाएगा, वो भी इसकी सर्विस कर सकता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर इसको भेजा जा रहा है तो वो भी कोर्ट की सर्विस मानी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट के ऑथराइज मेल एड्रेस से या कोर्ट के ऑथराइज फैक्स नंबर से अगर फैक्स या मेल किया जाता है तो वो भी कोर्ट सर्विस में ही आएगा। तो ये कोर्ट सर्विस हो गई। दूसरी सर्विस होती है संबंध की जो है पर्सनल सर्विस, जो रूल 17, 16 और 18 में कवर है। यहाँ पे कोर्ट ऑथराइज कर देती है, किसको ऑथराइज कर देती है? प्लेंटिफ को, कि भाई आप खुद ही जाके संबंध ले आओ, हमें तो ये व्यक्ति शायद नहीं मिल पाएगा लेकिन आपको पता है ये व्यक्ति कहाँ है। तो कोर्ट ऑथराइज कर देती है खुद प्लेंटिफ को कि जो पिटीशन फाइल कर रहा है पिटिशनर, कि आप चले जाओ और आप इसकी सप्लाई कर दो। तो ये रूल 17, 16 और 18 में ये कवर है कि किस किस कंडीशन के अंदर ये व्यक्ति जो है पर्सनल सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से, या कोर्ट उसको करवा देती है। फिर एक और होता है हमारा दस्ती संबंध।
दस्ती सम्मन क्या होता है? जहां पर कोर्ट जो होती है उस ऑर्डर की एक कॉपी, दस्ती कॉपी इसको ले लेती है, पेटिशनर को या डिफेंडेंट जिसकी तरफ से भी सम्मन होता है उसको दे देती है, और वो खुद अपने विटनेस को जाके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 विटनेस बनाए, विटनेस ए, विटनेस बी, विटनेस सी। ठीक है, मैं खुद प्लेंटिफ हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा विटनेस जो है वो कहाँ और कब कैसे मौजूद है, तो मैं उसकी दस्ती कॉपी लेके उसको सप्लाई कर देता हूँ, अपने विटनेस को बता देता हूँ कि आपको इस डेट को कोर्ट में आना है। फिर है आपका सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ये होता है कि जब कोर्ट को ये लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बार व्यक्ति गया और वो व्यक्ति जानबूझकर जब भी कोर्ट वाला आता है वो गायब हो जाता है, वो सम्मन लेना ही नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट सर्विस का एक प्रोविजन है, उसके घर के बाहर सम्मन की कॉपी को चिपका देते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो उसकी वाइफ हो, उसका बेटा हो जो मेजर हो, या उसका कोई भाई हो, उसको वो सम्मन सर्विस कर सकते हैं। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जिसको ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो जो सम्मन है वो सर्व हो गया और उसी व्यक्ति को हुआ जिसके नाम था। अगर बार बार जाने के बाद भी मान लो प्रेमिसेस पर लॉक लगा है, ताला लगा है, और लोग कह रहे हैं यहाँ रहता तो है लेकिन कब आता है कब नहीं आता ये पता नहीं लगता, तो उस कंडीशन में भी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की जा सकती है। तो उसके घर के बाहर उस नोटिस को चिपका देते हैं और उस पर लिखकर वो जो पर्सन जो सर्विस करने आता है वो कोर्ट को वापस दे देता है और बता देता है कि इस तरह सर्विस है। फिर कोर्ट चाहेगी तो उस राइटिंग के मैटर पर जो उसने उसमें नोट लिखा है उस पर मान लेगी, या फिर उसको बुला के गवाही भी करवा सकती है कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया, क्या आपको पता लगा, अड़ोसी पड़ोसी से पूछा नहीं पूछा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सर्विस ऑफ सम्मन हो गया आपका। तो सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है कि सम्मन है क्या। सम्मन इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय द कोर्ट टू गिव द नोटिस टू अ पर्सन और हिज अटेंडेंट्स। सम्मन के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट देती है किसी भी व्यक्ति को अटेंड करने के लिए, कोर्ट में आने के लिए बोलती है। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ रिट, ये एक तरह से रिट होती है, एक ऑर्डर होता है, एक नोटिस होता है। ठीक है, अब सम्मन का पर्पस क्या है, सम्मन दिया क्यों जाता है? सम्मन के अगर हम पर्पस की बात करें तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन द डिफेंडेंट दैट सम लीगल प्रोसीडिंग इज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे व्यक्ति को दी जाती है कि आपके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, उस लीगल प्रोसीडिंग में आप आके अपना मत रखें, अदरवाइज हम इस बात को सच मान के इस पर फैसला दे देंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आप कुछ और नई चीज़ें जोड़ सकते हो, नए फैक्ट ला सकते हो, तो आ जाओ अपनी तरफ से अपना जवाब दो, नहीं तो हम इस पर फैसला दे देंगे। फॉर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, इसमें एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, उसको फॉलो किया जाता है, जहाँ पे ये बोला गया कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। डिफेंडेंट कैन 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 अलाउ टू डिफेंड हिज केस, एक डिफेंडेंट को अलाउ करना चाहिए अपने केस को डिफेंड करने के लिए। मतलब ये ना हो कि एक की बात सुनकर ही पंचायत जो है फैसला कर दे, जब तक दूसरे का नहीं सुना तो सच्चाई कैसे पता लगेगी। अब संबंध के जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या है, ये राइटिंग में होना चाहिए, वर्बल संबंध होता ही नहीं कभी, ये राइटिंग में ही होता है। ये क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस पर्सन के लिए, इसमें कुछ भी एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, कुछ वेक्सिशियस एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। हैव सील ऑफ द कोर्ट, इस पे सिग्नेचर और सील दोनों होनी चाहिए कोर्ट की। शुड बी इन डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट में भी कॉपी होनी चाहिए, मतलब सम्मन हमेशा 2 कॉपी के साथ जाता है, 1 कॉपी के साथ नहीं जाता। मस्ट हैव डेट प्लेस टाइम, इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए किस डेट पर, किस टाइम में और किस प्लेस पर प्रेजेंट होना है, जिस व्यक्ति को आप सम्मन दे रहे हैं उसको कहाँ आना है, ये तो बताना क्लियर जरूरी है। ये थोड़ी ना कि आपने बोल दिया कि भाई 30,000 कोर्ट आ जाओ या साकेत कोर्ट आ जाओ, रोहिणी कोर्ट आ जाओ, लेकिन कहाँ आए, किस कोर्ट नंबर में आए, किस समय पहुंचे, किस डेट को पहुंचे, ये क्लियर होना जरूरी है। इसके अलावा इस पे जो सिग्नेचर की अथॉरिटी है वो मजिस्ट्रेट की होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट ना करना चाहे तो उसका लीगल ऑफिसर भी इस पे साइन कर सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो मजिस्ट्रेट की जगह ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, वो भी कर सकता है। सम्मन के जो टाइप हैं वो सिविल भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम सिविल सम्मन को कवर करेंगे, ठीक है, सिविल सम्मन को, क्योंकि हमारा सीपीसी चल रहा है इसलिए। यहाँ पे हम क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ देंगे अभी। सिविल की बात करें तो सिविल लीगल सूट जो भी फाइल किए जाते हैं, प्लेंटिव जब भी प्लेंट फाइल करता है उसके बेसिस पर ये सम्मन इशू किए जाते हैं। तो सम्मन कौन इशू कर सकता है? देखो, अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो इसको जो है पुलिस ऑफिसर भी सम्मन दे के बुला सकता है। कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस तरह के सम्मन दे सकती हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट
इस तरह के संबंध इश्यू कर सकता है अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें। लेकिन अगर हम सिविल डिस्प्यूट की बात करें तो सिविल लीगल प्रोसीडिंग में केवल सिविल जज जो होता है वही इस तरह के संबंध को इश्यू कर सकता है। अब इस सम्मन के रिप्लाई देने में कितना समय होता है? देखो, सम्मन की डेट पे तो आपको पहुंचना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है डेट में आप रिप्लाई के साथ पहुंचे। आपको टोटल 30 दिन का समय दिया जाता है इसके लिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे तो मैक्सिमम आपको 90 दिन का समय मिलता है, यानी कि 1 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 3 महीने। अगर कहीं पर जो है इसमें यही पूछा जाता है, मान लो कोई व्यक्ति है वो बार बार सम्मान लेने से बच रहा है, जब भी कोर्ट की तरफ से सम्मान आता है, कोरियर आता है, तो व्यक्ति अपने आप को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ सम्मन किया जाता है। लॉक प्रोमिसेस, बार बार प्रोमिसेस लॉक ही मिल रही है जब भी जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ रहता है, ये पड़ोसियों से पता लग रहा है, लेकिन प्रोमिसेस अधिकतर लॉक मिल रही है जब भी कोर्ट जा रहा है, कोर्ट की तरफ से ऑफिसर जा रहा है। तो ऑफिसर क्या करेगा, उस प्रोमिसेस के ऊपर एक नोटिस कॉपी जो है उसको चिपका देगा सम्मन की, और फोटो ले लेगा उसके लॉक प्रेमिसेस की और सम्मन की कॉपी उसमें पेस्ट करने की, और ये सब्स्टिट्यूट सर्विस हो जाएगी। या फिर उसका कोई रिश्तेदार, रिश्तेदार में कौन? उसका सगा भाई बहन, उसकी माँ, उसका पिता, उसकी बीवी, उसका बेटा, ये रिश्तेदार अगर मौजूद है तो इनको भी सम्मन सप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारा सम्मन था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अभी कोई आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन हो तो मैं अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर ही रहा हूँ आपके साथ। जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा अरेस्ट।